हुआ करके उसको मंदिर में ले जाया जाता है। भगवान के पवित्र स्थल को भी हमने कहाँ पहुंचा दिया है। मंदिर और मस्जिद ये हमारे सर के ताज हुआ करते हैं। मीडिया वालों, लिखो लिखो इस अजीज की आह को, लिखो, कलम बंद करो। मंदिरों मस्जिद तो हमारे सर के ताज हुआ करते हैं। हम अपने रूठे हुए मौला को मनाते हैं। तरीके अलग अलग हैं, रास्ते अलग अलग हैं। तुम भी अपने गुनाहों की माफी और पापों की माफी और क्षमा मांगने के लिए जाते हो, हम भी अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए जाते हैं। उस पवित्र स्थान पर उस लड़की का इग़वा किया जाता है। तीन तीन दरिंदे, हाय हम किस भेड़ियों के शहर में और किस भेड़ियों के मुल्क में रह रहे हैं। ये आजादी है, निस्वां का नारा लगाने वाले, औरतों की आजादी का नारा लगाने वालों, दर हकीकत तुम वो भेड़िए हो, तुम वो भेड़िए हो जो औरतों की आजादी के नारे के पीछे छिपे हुए अपने मकसद को छिपा रहे हो। औरतों की आजादी तुम्हें मकसद नहीं है। उन औरतों की आजादी के बहाने उनके जिस्म तक पहुंचना तुम्हारा मकसद है, उनके शरीर से खेलना तुम्हारा मकसद है। एक भेड़िया बकरियों के रेवड़ में आता है और बकरियों से कहता है, अरे बकरियों, तुम आजादी क्यों तलब नहीं करती हो? तुम कब तक बंधी रहोगी? तुम्हारा मालिक तुम्हें जो खिलाता तुम खा लेती हो। अरे जंगल में आओ, हमारे साथ फिरो, घूमो और देखो, जंगल में खुली फजा होगी, खुली हवा होगी, वहां हर तरफ फिजा ही फिजा होगी। जो चाहोगी खाओगी, जो चाहोगी पियोगी। इस मालिक के बंधन में तुम बंधी हुई हो। बकरियों की समझ में आ गया, वो बकरियां खूंटे से रस्सी तोड़ने लगी। मालिक ने कहा, ये क्या कर रही हो? बकरियों ने चारा खाना छोड़ दिया, भूख हड़ताल पे बैठ गई। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे आजादी चाहिए, मुझे आजादी चाहिए। मालिक ने बहुत समझाया, बकरियां नहीं मानी। एक बूढ़ी बकरी बकरियों के पास आती है, कहती है, बकरियों, आई मेरी बेटियों, मालिक रूखा सूखा खिलाए, ये खा लो, आजादी मत मांगो, जंगल में तुम आजाद नहीं रहोगी, वहां बड़े बड़े खतरे हैं। कहने लगी, अम्मा तुम तो बुढ़ी हो चुकी हो, तुमने तो अपनी उम्र गुजार ली है, अब तुम्हें क्या पड़ी है? अम्मा तुम बंद करो अपनी नौटंकी, हमें तो आजादी चाहिए। माँ ने बहुत समझाया, बकरियां नहीं मानी। बहरहाल भूख हड़ताल पर बैठ गई। मैं चिल्लाने लगी और मालिक को बुरा लगा। उसने सोचा भूखी प्यासी मर जाएंगी। मालिक को तरस आ गया और बकरियों के मालिक ने उन बकरियों को छोड़ दिया। बकरियां उछलती हुई, कूदती हुई, फलांगती हुई जंगल के अंदर चली जाती हैं। ये क्या है? ये तो खुली फजा है, ये तो ठंडी हवा आ रही है। कभी इस पहाड़ी के ऊपर बकरियां जाती, कभी इस पहाड़ी के ऊपर जाती, कभी ये घास खाती, कभी वो पत्ते खाती और अपनी आजादी का जश्न मना रही हैं। ये चलते चलते, खाते खाते एक झाड़ी के करीब पहुंच गई। वहां भेड़िए पहले ही से छिपे बैठे थे। उन भेड़ियों ने मौका पाया और वो सारे भेड़िए झाड़ी से निकले और उस बकरी की उन बकरियों के रेवड़ पर हमला कर दिया और वो भेड़िए उन बकरियों को फाड़ गए और उनके टुकड़े टुकड़े करके खा गए। वो भेड़िए पहले ही से ताक में बैठे थे और भेड़ियों ने उन बकरियों पर हमला करके खा लिया। यही भेड़िया था जो बकरियों की आजादी चाहता था और इन्हीं भेड़ियों ने उन बकरियों को फाड़ के खा लिया। मीडिया वालों, लिखो, आजादी निस्वां का नारा लगाने वालों को मैं भेड़िया कह रहा हूँ। आजादी निस्वां का, औरतों की आजादी का नारा लगाने वालों को मैं भेड़िया कह रहा हूँ। दर हकीकत औरतों की आजादी का नारा लगाने वाले ये वो भेड़िए हैं जो दर हकीकत औरतों की आजादी नहीं चाहते बल्कि उनके जिस्मों तक पहुंचना चाहते हैं। क्या किंगफिशर के मालिक विजय माल्या की दास्तान तुमने नहीं पढ़ी? आज वो भाग गया है, लेकिन उसने किंगफिशर में जो जो एयर होस्टेज रखी वो उसी एयर होस्टेज को रखता था और उसके जिस्म के साथ पहले खिलवाड़ करता था, उसके जिस्म को वो रौंदता था। आज यूट्यूब पर पूरी विजय माल्या की रंगीन दास्तानें पड़ी हुई हैं, लड़कियों के साथ उसके रंगीन तस्वीरें पड़ी हुई हैं। देख लीजिए, ये आजादी निस्वां का नारा लगाने वालों, मुझे ऐसा डिपार्टमेंट बता दो जहां लड़कियां महफूज हो। फिल्मी दुनिया में जाती हैं तो डायरेक्टर सबसे पहले उनके जिस्म का सौदा करता है। हम अपने ऑफिस में अगर किसी को अपना पर्सनल सेक्रेटरी रखते हैं तो पहले हम अपनी उस लड़की के साथ हमस और उसके साथ जिस्मानी भूख मिटाते हैं। मुझे कोई ऐसा डिपार्टमेंट बता दो जहां लड़कियां महफूज हो। आज 2 रुपए का साबुन भी उस वक्त तक नहीं बिकता है जब तक कि उसके ऊपर आधी नंगी लड़की का फोटो न लगाया जाए। कहां आजादी दी है आपने? लड़की पहले भी गुलाम थी, आज भी गुलाम है।
تھی، آج تو ان کا جسم اتنا فری ہے، جو چاہے خرید لے اور جو چاہے ایک نوکری میں ایک بہانے میں ان کو بلا کر ان کی عزتوں اور آبرو کے ساتھ سودا کر لے۔ آزادی نسواں کے نعرے لگانے والوں، تم بھیڑیے ہو، بھیڑیے جو ان کے جسموں تک پہنچنا چاہتے ہو، ورنہ ہم بھیڑیوں کے اس سماج میں رہتے ہیں۔ ذرا اندازہ لگاؤ، جہاں 8 سال کی بچی جو ہندو مسلم تو چھوڑو، دایاں بایاں ہاتھ بھی نہیں جانتی، ہم اس سماج میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم پوجا کرنے جا رہے ہیں، ہم بھکتی کرنے جا رہے ہیں، اور اس لڑکی کا بھرن کر کے ہم اسی مندر میں رکھتے ہیں، اس کو ڈریس دیتے ہیں، پیشہ دیتے ہیں، اور کئی راتوں تک مسلسل اس کے جسموں کو رونتے ہیں۔ ایک نہیں 3 لوگ، پھر ایک منٹ سے بلایا جاتا ہے، 4 لوگ اس لڑکی کے جسم کو رونتے ہیں۔ ہاں سنا آپ نے، پھر اس کو ڈریس دی جاتی ہے، پھر نشے میں اس کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے۔ ہاں صحیح سنا آپ نے، اس کے گلے کو دبا دیا جاتا ہے، وہ مر گئی۔ صحیح سن رہے ہیں آپ، وہ مر چکی ہے، لیکن اطمینان قلبی کے لیے ایک بھاری پتھر اٹھایا جاتا ہے اور اس پتھر سے اس لڑکی کے سر کو 2 مرتبہ مارا جاتا ہے۔ یہ سب چارج شیٹ میں لکھا ہوا ہے۔ سنو میرے ساتھیوں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ نے بالکل صحیح سنا ہے، وہ لڑکی مر چکی ہے، اطمینان قلبی کے لیے اس کے سر سے پتھر مارا جاتا ہے، وہ مر گئی ہے، اس کے اندر روح باقی نہیں ہے، لیکن اس جگہ پر بھی ایک پولیس والا کھڑا ہو کر کہتا ہے رک جاؤ، ابھی مجھے ایک بار اور اس لڑکی کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرنا ہے۔ ہم بھیڑیوں کے کس سماج میں جی رہے ہیں؟ اس دیش کے چوکیدار، مجھے تم سے انصاف کی امید ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نربھیا ہتیا کانڈ کے بعد جن مجرموں کو پھانسی کی سزا ہوئی، جرجیز کے ساتھ پورے بھارت کا ہر ہندو اور ہر مسلمان اس لڑکی کے انصاف کی طرف نظریں ٹکائے بیٹھا ہوا ہے۔ دیش کے چوکیدار، مجھے تمہاری عدالتوں سے انصاف کا انتظار ہے، مجھے انصاف کا انتظار ہے۔ مئو والوں ڈرو نہیں، ابھی میں بوڑھا نہیں ہوا ہوں، ابھی ہمارے اندر وہی جوانی موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تم منع کر دو کہ یہ تقریریں ہمارے معاشرے میں نہیں چلیں گی، لیکن ہم چلائیں گے۔ ہمیں اب جیلوں میں جانے سے ڈر نہیں لگتا، جب جاتا ہوں تو اب کہہ دیتا ہوں یہ میری سسرال ہے، نہیں لگتا، کتنے دن رہ چکا ہوں کہ اب کوئی فرق نہیں پڑتا میرے اوپر۔ مجھے انصاف چاہیے چوکیدار صاحب، مجھے اس 8 سال کی بچی کے ساتھ انصاف چاہیے۔ ان مجرموں کو تختے تھار کی لٹکتا ہوا اور پھانسی کی سزا سننا ہے۔ اس لڑکی کے دکھ میں اور درد میں ہم بھی برابر کے شامل ہیں، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، 2 گھنٹے کی تقریر عبادت کے موضوع پر میں نے آپ کے سامنے کی ہے، اور پردے کے تعلق سے بھی کچھ بنیادی باتیں ہم نے رکھنی ہیں۔ کل کا سفر اگر میرا بہت لمبا نہ ہوتا تو میں آدھا 1 گھنٹہ اور آپ کے سامنے چلا دیتا۔ بہت بہت میں مشکور ہوں اور دھنیہ واد دیتا ہوں پرشاسن کے لوگوں کو اور LIU والوں کو اور پولیس والوں کو اور پرشاسن کے لوگوں کو جنہوں نے ٹائم بڑھایا اور مجھے اتنا موقع دیا۔ آپ کو بھی اس کا پنیہ ملے گا، اور اس دین کے نیک کام میں آپ نے ہمارا تعاون کیا، آپ نے ہماری اپیل، آپ نے ہمارا ساتھ دیا۔ ہم آپ کے لیے بھی دعائیں خیر کرتے ہیں اور آپ کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اور آپ کو بھی دھنیہ واد پیش کرتے ہیں، اور آپ سے بھی ہم رخصت ہوتے ہوئے اتنا کہیں گے کہ ہم یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ الہ العالمین بھارت زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ جب انسانیت کی سوچ اس حد تک پہنچ جائے، جب انسان کا دماغ اس حد تک پہنچ جائے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس سماج میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم کون سے سماج میں جی رہے ہیں، ہم کس سماج میں اپنی زندگی کی امیدیں اور جیون کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ کہ ذرا غور کرو کہ 8 سال کی بچی اور اس کے ساتھ 3 لوگ ریپ کر رہے ہو، اس کو ڈرگس دیے جا رہے ہو، اور بار بار نشہ دلا کر اس کے ساتھ ریپ کیا جا رہا ہو، اور بار بار کیا جا رہا ہو، میرٹ سے بھی ایک پجاری کو بلایا جا رہا ہو، اور اس کے بعد وہ بھی انجیکشن نشے کا دیتا ہو، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ریپ کیا جا رہا ہو، ذرا اندازہ لگاؤ۔ اور پھر پولیس جب اس کی چارج شیٹ کو فائل کرتی ہے اور جب کورٹ میں پیش کرنے جاتی ہے تو وہاں جے شری رام کے اور بھارت ماتا کی زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہوں۔ ہم غور کریں کہ کس سماج میں ہم زندگی حاصل کر رہے ہیں، کس سماج میں ہم جی رہے ہیں، ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے، ہم اس کو ہندو اور مسلم کے نظریے سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا نربھیا کا جو کانڈ ہوا تھا، کیا مسلمان اس کے غم میں شامل نہیں تھے؟ کیا ہم اس کے غم میں شامل نہیں تھے؟ میرے بھائیوں، اس کا باپ اس بات کا اقرار کر رہا، اس 8 سال کی بچی
बच्ची का कि मेरी बच्ची हिंदू और मुसलमान तो दूर, हमारी बच्ची ये भी नहीं जानती थी कि सीधा हाथ क्या होता है, उल्टा हाथ क्या होता है। कभी कभी एक बिस्किट हाथ में लेती थी और उल्टे हाथ से खाती थी, तो मैं कहता था बेटी सीधे हाथ से खाओ, बेटी दाहिने हाथ से खाओ। जो सीधा और उल्टा हाथ न जानती हो उस बच्ची को हिंदू और मुस्लिम की नजर से देखा जाए। जब हम समाज हमारे इस स्टेज पर पहुंच जाए, हमें अपनी जिंदगी की उम्मीदें खत्म कर लेनी चाहिए। हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जो मुर्दा है, जो बिल्कुल मर चुका है, उस समाज के अंदर से रूह हमारी निकल चुकी है। हम ऐसे समाज में जी रहे हैं, हम ऐसे समाज में जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आओ ये बातें तो बात की है, ये तो हमारे हुक्मरान और जिम्मेदार जाने। हम तो सिर्फ हाँ कर सकते हैं, हम सिर्फ हाँ कर सकते हैं। हमारे पास अब कोई और चीजें नहीं रह गई है। आए आसिफा, आए 8 साल की बच्ची, तेरी चीख हमारे कानों में आ रही है। आए आसिफा, तेरी पुकार हमारे कानों में आ रही है। लेकिन आए आसिफा, अभी हम तेरी कोई मदद करने नहीं आ सकते हैं। अभी हमारे दरमियान झगड़ा है, तरावी 8 रकात पढ़ना चाहिए या 20। जब हम इस झगड़े को खत्म कर लेंगे तब हम तेरी मदद के लिए आएंगे। आए आसिफा, तेरा मासूम चेहरा मेरी निगाहों के सामने है, तेरी मदद को मैं होना चाहता हूँ, लेकिन अभी हम उलझे हुए हैं, इस झगड़े में उलझे हुए हैं। एक मजलिस की 3 तलाक, 3 मानी जाए या 1 मानी जाए। आए आसिफा, जब हम इस झगड़े से निपट लेंगे तो हम तेरी मदद के लिए आएंगे। हम यही पैगाम तो दे रहे हैं, हम यही मैसेज तो देना चाहते हैं। मेरे साथियों, ये झगड़े हमारे बंद क्यों नहीं हो रहे हैं, ये झगड़े हमारे खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं? आखिर मिल्लत और जमात और जमीयत भी कोई चीज होती है, कौमियत भी तो कोई चीज होती है। ये सारे फरोई मसाइल को भुलाकर हम मिल्लत इस्लामिया के नाम पर एक प्लेटफॉर्म पर जमा क्यों नहीं हो रहे हैं? आखिर ये दर्द हमारे अंदर कब जागेगा? ये एक कुरान है, एक नबी है, एक किबला है, एक अल्लाह है, और हम एक अल्लाह, एक नबी, एक किबले के मानने वाले और एक कुरान के मानने वाले, आखिर हम कब तक लड़ते और झगड़ते रहेंगे? यही तमाम दिन हमें और आपको देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, जरा आओ, वो रात की तारीकी है, रात का अंधेरा है, आधी रात गुजर चुकी है। वो सदके का, खैरात का माल लेकर निकलना चाहता है, वो किसी गरीब इंसान की मदद करना चाहता है। रास्ते में उसने एक इंसान को, एक मजबूर इंसान को देखा, समझा यही मजबूर है, और उसने वो उसको दे दिया, सदके का और ज़कात का माल उसको दे दिया और चला आया।